ये तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज ये जूम पे हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो एक्चुअली ना पिछले 4-5 लेक्चर्स में हमने इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है ना उसको डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे आपने वो लिख लेने हैं और एंड पे आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? तो जो जो फिर साथ आता जाएगा, ऐड होता जाएगा हमारे साथ। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है। इसमें हमने मैग्ना कार्टा को डिस्कस किया था, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया था। इसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 को डिस्कस किया और इसके साथ साथ स्कॉटिश क्लेम ऑफ राइट्स एक्ट 1689 है। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। एक्चुअली जो आज हम डिस्कस करेंगे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं और किस तरह यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको, हमने मैग्ना कार्टा डिस्कस करते हुए बात की थी। जो मैग्ना कार्टा है ये ह्यूमन राइट्स, जो इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसमें बेसिक रोल प्ले करता है। 1215 में ये मैग्ना कार्टा साइन होता है। इसमें किंग जॉन जो है उसके बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो किंग से ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो लोग हैं, जो सिटीजन ऑफ यूके हैं, उनको मिल जाते हैं। अब इसके बाद किंग जॉन का बेटा जो है वो फिर इसके बाद 1216 में इसी को मॉडिफाई करके दोबारा एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। उसमें कुछ और जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों को मिलते हैं। इसके बाद फिर 1225 में यही मैग्ना कार्टा दोबारा जो है वो मॉडिफाई होता है। मतलब ये है कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक इर्तिकाई जो पीरियड है उसमें से गुजरा है और अब जो इसके पास फंडामेंटल राइट्स हैं उसने एक लंबा पीरियड तय किया है। अगर हम देखें जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इसमें बेसिक रोल प्ले करते हैं, उसमें सबसे पहले मैग्ना कार्टा है, फिर बिल ऑफ राइट्स 1689 है, इसके बाद स्कॉटिश क्लेम ऑफ राइट्स एक्ट 1689 है, इसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स है, ये 1628 में पास हुआ था। इसके बाद हैबियस कॉर्पस एक्ट जो है वो 1679 में पास हुआ है। तो ये कुछ जो एंटीक या पुराने हैं जो बेसिक रोल प्ले करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए। अब हम देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को देता है। सबसे पहले जो है वो राइट टू लाइफ है। जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो डिस्कस करते हुए मैंने ना आपको एक पैरामीटर दिया था, आपको एक स्केड्यूल बना के दिया था कि जब भी आपने ये क्वेश्चन बनाना है तो आपने इसको किस तरह तरतीब देना है। सबसे पहले राइट टू लाइफ है, फिर राइट टू प्रॉपर्टी है, थॉट है, कंसेंसस है, रिलीजन है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके बाद राइट ऑफ प्रोफेशन है, बिजनेस है, राइट टू स्पीक है, पर्सनल सिक्योरिटी है।
तो इनको एक तरतीब के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं हम, माशाल्लाह आज तो पहला दिन था हमारा जूम पे, तो 14 तकरीबन स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, 16 स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इस लेक्चर के बाद मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर दूंगा, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं, ठीक है। खुर्रम आप कैसे हो? सबसे पहले जो ऐड होने वाला बंदा था वो खुर्रम था। अच्छा, सबसे पहला जो राइट है, राइट टू लाइफ है, इसको डिस्कस करते हैं। राइट टू लाइफ जो है ना, ये एक ऐसा राइट है जो नेचर इंसान को देता है, जो फितरत इंसान को देता है, जो पैदा करने वाला जो है ना, पैदा करने वाली ज़ात जो है, अल्लाह पाक की ज़ात जो है, वो इंसान को देते हैं। तो किसी भी एक मॉडर्न स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन्स के जो जिंदा रहने का हक है उसको महफूज करे। वो किसी तरह से भी हो सकता है, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं, ऐसे अदारे बनाए जाएं सेहत के, ऐसे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए जो कि एक जो मरीज है, एक जो पेशेंट है, उसको जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं। इसके बाद जो सुसाइड है, जो अपने आप को मारना है, सुसाइड करना है, इसको एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पर, क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और इसमें जो अबेट करते हैं, बैटिंग करते हैं, जो मदद करते हैं, बैटिंग मीन्स है मदद करना, एआनत जुर्म करना, इसमें जो बैटिंग करते हैं, जो एडिंग करते हैं, वो किसी तरह से भी हो सकती है। वो उसको पॉइजन ला के दिया जा सकता है, या उसको कोई ऐसी सहूलत मुहैया की जा सकती है जिससे वो सुसाइड कर सके। तो ये सारे काम जो हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस में आने चाहिए। मतलब कि स्टेट को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो ये जो है इसको क्रिमिनल ऑफेंस में लाया जा सके। इसके अलावा जिंदा रखने के लिए इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने डिस्कस किया था, इसके लिए फूड है, इसके लिए शेल्टर है। सबसे पहली चीज़ है शेल्टर। इंसान को जिंदा रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए शेल्टर की बहुत ज़रूरत होती है, तो शेल्टर है। इसके बाद फिर फूड है। इसके बाद जो दूसरी नेसेसिटीज़ हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ये सारा कुछ प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। मतलब कि राइट ऑफ लाइफ जो है, जिंदा रहने का हक जो है, जिंदा रहने का हक है जो है हर जी रूह को है। ये मैं एक्चुअली साथ साथ जो लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनको साथ शामिल कर रहा हूँ। ये हमारे 18-19 लोग तकरीबन हो गए, माशाल्लाह, अच्छी बात है। आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट लेक्चर में भी आपने ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये है जिंदा रहने का हक जो है, राइट टू लाइफ जो है। इसके बाद जो दूसरा बुनियादी हक है वो राइट टू शेल्टर है। मतलब कि एक हाउस, एक होम, एक घर का या एक छत जो है वो मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है, और ये सिटीजन्स की बुनियादी हक है। अब इसके लिए जो स्टेट है उसको चाहिए कि अपने जो सिटीजन्स हैं उसको ऐसी सहूलतें मुहैया करें कि वो अपने लिए शेल्टर जो है वो तामीर कर सकें। इसके बाद फिर उनको टैक्सेस में छूट दी जाए। इसके बाद जो
प्रॉपर्टी है जहां पर वो शेल्टर बनाना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उनके लिए या उनको दी जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये जो है ये रिकग्नाइज करता है कॉरपोरेशन एक्ट 1661। जो कॉरपोरेशन एक्ट 1661 जो है वो राइट ऑफ शेल्टर को रिकग्नाइज करता है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसके बाद राइट ऑफ थॉट है, राइट ऑफ कंसेंसस है। हर जो इंसान है, एक जिंदा इंसान सोचता है, उसके कुछ ख्यालात हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। उसके कुछ ख्यालात हैं, तो ओपिनियन जो है वो हर एक के लिए होनी चाहिए। हर बंदा जो है अपनी एक ओपिनियन रखता है और उसको ये राइट दिया जाना चाहिए कि वो अपनी ओपिनियन जो है उसका इजहार कर सके, अपनी जो एक मखसूस थिंकिंग है, अपनी जो एक थॉट है उसका इजहार कर सके। इसके लिए ये पर्सनल सिक्योरिटी में भी आ जाता है कि उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाए ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। ठीक है, इसमें ये बेसिकली 2 टाइप्स आप इसको कह सकते हैं। एक है पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, और दूसरा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक जो उसका सोशल एक सेक्टर है उसके मुतल्लिक है। तो एक रियासत को चाहिए, एक स्टेट को चाहिए कि अपने सिटीजन्स को मुकम्मल आज़ादी दे ताकि वो जो एक्चुअली ये जो स्टेट होती है इसके जो पार्लियामेंट है या हुकूमत चलाने के लिए जो लोग होते हैं वो सिटीजन से ही इलेक्टेड होते हैं। हम यूके की बात कर रहे हैं, तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पर यूनिकैमरिज्म सिस्टम है, 2 ईवानी निज़ाम है। ऊपर वाले ईवान को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और नीचे वाले लोअर ईवान को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो विद द कंसेंट ऑफ किंग और क्वीन से इलेक्ट होके आते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं और कुछ मखसूस सीटें होती हैं। बिशप के लिए या उनका जो आर्क बिशप होता है उसके लिए कुछ सीट्स होती हैं। ये जो हाउस ऑफ कॉमन है इसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और वो सिटीजन से या शहरी उनको वोट के ज़रिए से इलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं। अब ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो गवर्नमेंट बनती है, अब गवर्नमेंट जो अपने मामलात चलाती है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहला फोरम जो है वो तो उसी पार्लियामेंट में मौजूद है जो कि अपोजिशन की सूरत में है। इसके अलावा लोगों को भी अपने पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, जो उनकी सियासी बसीरत है, जो उनके सियासी ख्यालात हैं, उनके इजहार के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि मुकम्मल आज़ादी दी जाए। इस तरह इस तरह वो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छा जो है वो पॉलिसी मेकिंग में या किसी भी मामलात में गाइड कर सकें। तो ये था फ्रीडम ऑफ थॉट्स कंसेंसस। अब इसके बाद इंसान की जो नेक्स्ट ज़रूरत है वो उसका बिलीफ है। हर इंसान जिंदा रहने के बाद, खाने की पीने के बाद जो थर्ड नेक्स्ट चीज पर यकीन रखता है या साथ लेके चलता है वो उसका बिलीफ होता है, यकीन होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि वो उसका रिलीजन होता है। इस दुनिया में चूंकि हम मुसलमान हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो इल्हामी किताबें हैं जो पैगंबर पर
उतरी हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद, इस तरह हज़रत ईसा पर, हज़रत मूसा पर, हज़रत दाऊद पर वो जो सहीफ़े उतरे हैं, तो ये इल्हामी मज़ाहब हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे बुद्ध मत है, हिंदू मत है, जीन मत है, इस तरह के दूसरे भी मज़ाहब हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो नेक्स्ट चीज़ जो इंसान अपने साथ लेके चलता है वो मज़हब होता है, वो उसका बिलीफ होता है। ये बिलीफ किसी ना किसी तरह इंसान की ज़िंदगी को, इंसान की ज़िंदगी पर इन्फ्लुएंस रखता है, एक मखसूस असर रखता है। अब स्टेट को चाहिए कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको मुकम्मल आज़ादी दे कि वो अपनी मर्ज़ी से जो मज़हब है उसको ले सकें, अपनी मर्ज़ी से मज़हब जो है वो एक्सेप्ट कर सकें। इसके बाद जो मज़हब की दीगर वो जो नेसेसिटीज़ हैं, जो प्रेयर्स हैं, जो उसके अरकान हैं, उनको आज़ादाना तौर पर पूरा कर सकें। मतलब कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एनी रिलीजन इन आ स्टेट। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी तरह की भी, किसी मज़हब को ज़्यादा या किसी मज़हब को कम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें मज़हब के लिए मुकम्मल आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 17 और 18 सेंचुरी में ऐसे कवानीन बनाए गए जिसकी मदद से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपने सिटीजन्स को दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा मेरी आवाज़। अभी मैंने वो खुर्रम से पूछा था, खुर्रम शहजाद से अभी शुरू में मेरी बात हुई थी। खुर्रम शहजाद कह रहा था आवाज़ सर आपकी आ रही है, तो अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एक सोसाइटी में रहते हुए, अब जो मॉडर्न दौर है इसमें सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे के साथ मिलना और एसोसिएशन जो है वो भी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हो चुकी है। इंसान चूंकि एक ये मैं चुप इसलिए होता हूँ कि वो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो उनको फिर एक्सेप्ट करना होता है। ये इंसान चूंकि एक सोशल एनिमल है, तो इसको इकट्ठा रहना इसकी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। इंसान के साथ दुख दर्द और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यूके कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन देता है। अकॉर्डिंग टू डायसी, no time has there is in England been any proclamation of right to liberty through freedom of speech। ये जो डायसी है ये कहता है कि इंग्लैंड में कोई भी ऐसा वक्त नहीं था कि इसके सिटीजन्स को आज़ादी ना दी गई हो एसोसिएशन की और असेंबली की। मतलब ये है कि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन देता है। अगर हम थोड़ा सा देखें कि ये फ्रीडम ऑफ असेंबली और एसोसिएशन जो है ये सिर्फ हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं के लिए नहीं होती, बल्कि हमारा जो सोशल सेटअप है इसके लिए भी एसोसिएशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। एक बंदा चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी होता है ताकि वो एक दूसरे के मामलात से आगाह रहें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा है राइट टू रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी।
किसी भी इंसान को रहने के लिए उसको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। ये एक जनरल या नेचुरल राइट है इंसान का, और इंग्लिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंग्लिश लॉ जो है वो इसको रिकग्नाइज करता है। ये सेल्फ रेगुलेशन पब्लिश इन 1993 में पब्लिश हुआ था, जिसमें ये जो सेल्फ प्राइवेसी एंड जो होम है इसको रिकग्नाइज किया गया था। इसके बाद राइट टू मैरी एंड फैमिली लाइफ है। अभी मैंने डिस्कस करते हुए आपसे बात की थी कि इंसान सोशल एनिमल है, इसको अपनी सोसाइटी में रहने के लिए एसोसिएशंस बनानी पड़ती है, असेंबली करनी पड़ती है। तो इसके साथ साथ एक और भी इसकी बुनियादी ज़रूरत है, वो ये है कि वो एक फैमिली बनाए, मतलब कि शादी करे और अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश करे। तो ये एक बुनियादी हक है इंसान का। ये जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, मैरिज एक्ट 1949 में इस राइट को रिकग्नाइज किया गया है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हर इसमें है कि हर बंदा जो 18 साल का हो, लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, मस्ट ऑब्टेन, वो ज़रूर ये जो राइट है ये हासिल कर सकता है। ही मस्ट टू मैरी, वो शादी कर सकता है, अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको गुजार सकता है। इसके बाद द चिल्ड्रन एक्ट 1989 जो है वो फैमिली जो मामलात हैं उसको रिकग्नाइज, उसको प्रोटेक्ट करता है। हर जो सिटीज़न है उसकी फैमिली लाइफ को रिस्पेक्ट देना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। इसके बाद राइट ऑफ एजुकेशन है, ये भी एक बुनियादी हक है। ये भी सिटीजन्स का एक बुनियादी हक है। एजुकेशन जो है हमारे इस्लाम में, तो एजुकेशन पर बहुत ज़ोर दिया गया है। जो इंग्लिश कंसेप्ट है इसमें भी एजुकेशन जो है वो बुनियादी ज़रूरत या बुनियादी हक करार दिया गया है। एजुकेशन इज़ ग्रांटेड बाय द एजुकेशन एक्ट 1944। जो 1944 का एजुकेशन एक्ट है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट दिया गया है एजुकेशन का, इसको रिकग्नाइज करता है। इसमें हर जो पैदा होने वाला उस स्टेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हर पैदा होने वाला जो बच्चा है उसका बुनियादी हक है कि वो एजुकेशन हासिल करे, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर एजुकेशन के मौके जो हैं वो फराहम करे। इसके लिए स्टेट को चाहिए वो खुद से या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर से मिलकर ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका क़याम अमल में लाया जाए, ताकि जो सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बेहतर एजुकेशन जो है वो ले सकें। इसके बाद अभी शुरू में मैंने ना एक जो हमने मैग्ना कार्टा डिस्कस किया था उसका आर्टिकल 3 है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर और इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में सेक्शन आर्टिकल 3 में डिस्कस किया गया है। वही जो आर्टिकल है वो अब जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इसमें एक्चुअली हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें वो जो बिल ऑफ राइट, इंग्लिश बिल ऑफ राइट, उसको भी मैंने डिस्कस करते हुए आपसे वो एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें जो किंग था वो पहले अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन करते थे, किसी भी
सिटीजन को चाहे वो डिटेन कर सकते थे, वो जो इम्प्रिजनमेंट में रख सकते थे। इन सब से जो है वो बिल ऑफ राइट्स 1689 में सख्ती से इस पर बैन लगा दिया गया कि किसी को भी ये राइट नहीं दिया जाएगा, ये पावर नहीं दी जाएगी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या किंग के पास या क्वीन के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो किसी भी सिटीजन्स को इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट है वो की जा सके। इसमें वो किसी तरह से भी हो सकता है, किसी बंदे को डिटेन किया जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है, उसको किसी तरह से भी पनिश किया जा सकता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जो टैक्सेस हैं, फाइन्स हैं, वो लगाए जा सकते हैं। तो इन सब से रोक दिया गया। ठीक है, तो एक और जो हैबियस कॉर्पस एक्ट है, हैबियस कॉर्पस एक्ट है, उसमें भी इसको सख्ती से मना किया गया है। ठीक है, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है एक जो एंशियंट जो दौर से या डार्क एजेस से एक जो ट्रेडिशन चल रही थी इस दुनिया में, वो मुख्तलिफ शेप्स में थी, वो किसी ना किसी तरह अब भी हमारे बड़े सगीर में है। वो है फोर्स लेबर। अब भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं जिसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो हमारा जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर अब भी फोर्स लेबर होती है। मतलब कि बच्चों से या फैमिली से या किसी भी से जो है वो जबरी मुशक्कत ली जाती है। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो फोर्स लेबर है और स्लेवरी है, मतलब कि किसी को गुलाम बनाना या फिर जबरी मुशक्कत जो है उसको सख्ती से मना कर दिया गया कि फोर्स लेबर जो है वो किसी सूरत में भी नहीं ली जाएगी। जो ये है स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 में इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। इसके बाद राइट ऑफ लिबर्टी है। अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, आजाद रहना हर इंसान का हक है और इस राइट को इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में हैबियस कॉर्पस एक्ट, स्लेवरी एबोल्यूशन एक्ट 1833 और इसके अलावा जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689, ये सारे जो, इसके अलावा क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984, ये जो हैं ये इसको, इस राइट को, इस सिटीजन के इस राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस मीन्स है कि किसी बंदे को अगर बिला वजह अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है तो उसको जज के सामने या कोर्ट के सामने लाने का जो ऑर्डर है हैबियस कॉर्पस कहलाता है। इसके बाद जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, जो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट है, जो डिसरिगार्डिंग है, ये सारा कुछ बैन है। मतलब कि एक बंदे को मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहने का हक है। कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी या फिर जो है वो पुलिस इन राइट्स को इन्फ्रिंग नहीं कर सकती। अच्छा, इसके बाद ना क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये राइट इन्फ्रिंग्ड होते हैं तो इसके लिए अभी मैं आपको ना साथ साथ बताई जा रहा हूँ जो जो वक्तन फवक्तन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में जो एक्ट्स पास होते रहे हैं और वो जिस जिस चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। आप इंग्लिश जो सिटीजन्स हैं वो उसके मुताबिक अपना रिलीफ ले सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंग्ड होते हैं। इसके अलावा एक और अदारा भी है, वो यूरोपियन काउंसिल है, वो यूरोपियन काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ये जो जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये यूरोपियन काउंसिल एक अलग अदारा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का, यूरोपियन यूनियन का एक अलग अदारा है जो यूरोपियन काउंसिल कहलाती है। इसका
जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस में वाक़या है, ठीक है ना। तो अगर कोई स्टेट जो यूरोपियन यूनियन में आती हो, उसके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंग्ड हो रहे हों, तो ये यूरोपियन जो काउंसिल है इसमें ये एज आ यूरोपियन काउंसिल ऑफ कोर्ट या यूरोपियन कोर्ट के तौर पर, कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पर भी काम करती है। तो फिर जो सिटीजन्स हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उन जो इन्फ्रिंगमेंट हुई है, जो भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अगर उनकी इन्फ्रिंगमेंट होती है, उनको तोड़ा जाता है, तो इस यूरोपियन काउंसिल में या फिर इस जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं। वो जो फिर यूरोपियन काउंसिल है वो थ्रू यूरोपियन यूनियन उस स्टेट को फोर्स करेगी कि अपने जो है ना सिटीजन, उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए जाएं। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए कुछ लोकल या जो उनका स्टैचू लॉ है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन या इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कोई भी मुल्क, उसका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कोई ऐसी लेजिस्लेशन करती है, कोई ऐसी कानून साजी करती है जो कि बुनियादी हकूक के मुखालिफ हो, बुनियादी हकूक को नुकसान पहुंचाती हो, तो सिटीजन्स ऑफ द स्टेट आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, वो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी हो सकते हैं, वो फिर इस यूरोपियन काउंसिल को एड्रेस कर सकते हैं, इसमें केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा फेयर ट्रायल है। फेयर ट्रायल जो है वो हर एक सिटीजन का हक है। हम पिछला जो पढ़ रहे थे ना राइट ऑफ लिबर्टी, इसमें मैंने कुछ बातें तो आपसे डिस्कस की कि हैबियस कार्पस और या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं की जा सकती, जो विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बट ये सारा कुछ किया जा सकता है विद द लिमिट्स ऑफ लॉ। जो उनका कानून है ना, बुनियादी कानून, उसमें रहते हुए जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या फिर उनकी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, ये सारा कुछ कर सकती है, ठीक है। इसके बाद राइट ऑफ फेयर ट्रायल है। जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तहत तमाम जो सिटीजन्स हैं उनको बुनियादी हक है राइट ऑफ फेयर ट्रायल का। उनका हक है कि उनको नेचुरल जस्टिस के असूलों के मुताबिक जो बुनियादी कवानीन है उसको फॉलो करते हुए उनका ट्रायल होना चाहिए, जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए बिला वजह। और इनको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती, इनको डिटेन नहीं किया जा सकता, इनको मिस नहीं किया जा सकता। हाँ, फेयर ट्रायल जो है वो इनका हक है। इसके बाद लास्ट में अगर हम डिस्कस करें तो फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन मीन है कि ये एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये आज से 1400 साल पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आखिरी खुतबा हिज्जतुल वदा, मेरे चैनल पे ना ये लास्ट सरमन जो है ये मेरा ख्याल अपलोड हुआ पड़ा है। ये जो है वो जो मेरा लेक्चर है लास्ट सरमन का, तो नबी पाक का लास्ट जो खुतबा था, खुतबा हिज्जतुल वदा, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। सब आदम और हवा की औलाद है और तमाम इंसान जो है वो बराबर है। ये बात समझ आती है यूरोप को मैग्ना कार्टा जब वो साइन करते हैं 1215 में समझ आती है। इससे पहले जो इंग्लिश किंग थे या क्वीन थे वो
अपने जो सिटीजन्स हैं उनको स्लेव भी बनाते थे, फोर्स लेबर भी थी, सारा कुछ ही था, और डिस्क्रिमिनेशंस भी थी। रॉयल ब्लडेड लोगों के लिए कानून और थे, और जो आम गरीब या मजदूर तबका था उनके लिए और था। फिर इनको आके समझ आती है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है ये बिटवीन कास्ट भी हो सकती है, क्रीड भी हो सकती है, मतलब ये कौमों के दरमियान भी हो सकती है, और ये रेस मतलब के नस्ल के दरमियान भी हो सकती है, और फिर ये तबकों के दरमियान भी हो सकती है। जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मुकम्मल तौर पर इसको बैन किया गया। इसके लिए जो है वो रेस रिलेशन एक्ट 1965, आप लोग ये जो एक्ट्स में बता रहा हूँ ना, ये आप साथ साथ लिखते रहना। ये मैं लेक्चर जो है ये आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग इसको कर लेना, आप लोग इसको दोबारा देख लेना। ये जो मैंने एक्ट्स बताए हैं जो जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको आप अलग से लिख लेना, ये आपको याद रहेंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको रेस रिलेशंस एक्ट 1965 और रेस रिलेशन एक्ट 1968, इसके अलावा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1975, ये तीनों एक्ट इसको प्रोटेक्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया कि ये डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह की भी हो सकती है, ये डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट हो सकती है, क्रीड हो सकती है, रेस हो सकती है, ये किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो ये तीनों एक्ट जो हैं वो इसको, इस राइट को, सिटीजन्स के इस राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गवर्नमेंट को चाहिए, जो हुकूमत है, जो स्टेट है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको चाहिए कि पॉलिसी बनाते वक्त जो या लेजिस्लेशन करते वक्त जो है वो तमाम सिटीजन्स ऑफ इंग्लिश टेरिटरी या इंग्लिश स्टेट जो है वो तमाम एक जैसे होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। आपने अब मेरा ख्याल है मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हेलो, आज माशाल्लाह हमारे ये 20+ स्टूडेंट्स थे आज, वेल डन स्टूडेंट्स। ये वैसे मूड ज़्यादा बेहतर है उसकी निस्बत जो हम व्हाट्सएप पे वो जो हम मुख्तलिफ मूड्स यूज़ करते थे, ये ज़्यादा बेहतर है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इसी तरीका से अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। आप लोग आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हो, बल्कि आप लोग मुझसे बात करो, सब लोग अनम्यूट। कैसे हैं सर आप? जी एतजाज अहमद जी, खुर्रम कैसे हैं आप? जी सर, क्या हाल है? शुक्र है आपका। एक्चुअली आज पहला दिन था, थोड़ा सा मेरे पास भी है प्रॉब्लम है, मैं इसको ना सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा, लेकिन ये लेक्चर लेने के टाइम मैं आपसे एक बात मुर्तजा कैसे हैं आप? कैसा रहा हमारा आज का एक्सपीरियंस? मुर्तजा यार काला हो गया भाई, आज फर्स्ट टाइम
कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं था सर, वो उनके माइक नहीं ऑन हो रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी 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 जी। खुरम, आप हमें क्या दिखाना चाह रहे हो? अच्छा गुलाम मुर्तजा, मेरी बात मैं सुनिए। कहीं जा रहा हूँ। आज का हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास ना एक प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों की आवाज़ जो है ना वो गुडमुड हो रही है, कुछ लोग सर ज्यादा है ना हैं लड़के। तो मैं उसको समझ नहीं पा रहा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे ना उसमें मैं कोशिश करूँगा मज़ीद इसको बेहतर करने की, तो फिर ठीक है, ठीक। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। तो एक्चुअली मेरे पास जो है ना आवाज़ का प्ले साउंड व्हेन जॉइन, मेरे पास आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। यस सर, हमें भी आज इशू आ रहा था आवाज का। खुरम यार, आप अपना माइक बंद कर लो। ठीक है गुलाम मुर्तजा, ओके। सर इसमें जो आपने पढ़ाया इसको पीडीएफ फॉर्म में जैसे आप पहले सेंड करते हैं गुलाम उसको भी सेंड मुर्तजा, करना। कंग्रेचुलेशंस, आपने अच्छी एफर्ट की माशाल्लाह। ये 20+, 24, 25 तक भी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी। तो कोशिश करनी है आपने नेक्स्ट टाइम भी, हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आपने ऐसे ही इनको शामिल करना है। नेक्स्ट जो मंडे और ट्यूसडे का हमारा लेक्चर होगा ना, दोनों दिन हम जूम पे करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि खुरम खुरम क्यों म्यूट हुआ बैठा है, पहले से इसको बेहतर करने की का कोशिश शोर बहुत आ करेंगे, रहा था। ठीक है। सर मैं कहीं जा रहा हूँ। सर जो आपने आज का लेक्चर सेंड, सर आपने ये जो आज का लेक्चर सेंड किया इसको पीडीएफ फॉर्म में भी जैसे कि आप नॉर्मली सेंड करते हैं उसको फैमिली तौर पे ग्रुप में व्हाट्सएप में, इसमें दोबारा सेंड करना पीडीएफ फॉर्म में। सर जी मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी, एतजाज करें आप सर से बात। सर वो एक लड़का है, मिलने वाला है सवात का, तो वो एडमिशन लेना चाहता है लॉ में, 3 ईयर लॉ में। तो उसकी जो एंड डेट डिग्री की है वो है 18 अक्टूबर 2018। वो फॉर्मली तौर पर जैसे